नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। इन दिनों एक बार फिर से धारा 370 को लेकर चर्चाएं सरगर्म हैं। ये देखा जा रहा है कि धारा 370 को लेकर एक बार फिर से कश्मीर के लोगों को भड़काने की बड़ी कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा हो रहा है? क्या धारा 370 कश्मीर के लिए जरूरी है या कश्मीर के लिए मजबूरी है? क्योंकि धारा 370 को हटने को लेकर, उसे जोड़ने को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकते हुए दशकों से देखी जा रही हैं। अब चुनाव सर पर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व सर पर है, तो एक बार फिर से 370 का जिक्र छेड़कर खास तौर से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, इन्होंने ये बात साबित कर दी है कि 370 किसी की मजबूरी हो या ना हो, लेकिन इन राजनीतिक नेताओं की मजबूरी जरूर है। क्योंकि अगर 370 का जिक्र नहीं करेंगे तो शायद इनकी दुकानों पर ताला लग जाएगा। सवाल यह है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस 370 को लेकर प्रतिक्रिया देती है, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये कहते हैं कि 2020 या 22 तक 370 हट जाएगा, तो ऐसा महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्यों कहा जाता है कि अगर 370 हटा तो कश्मीर का नाता भारत से टूट जाएगा? क्या 370 भारत के लिए जरूरी है? क्या 370 कश्मीर के लिए एक दाग नहीं बन गया है? ये वो सवाल है जो आज दिन भर उमड़ गमड़ करते रहे राजनीतिक गलियारों में, और आज हम इसी पर बड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कुछ बड़े मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को जरा देखिए और समझिए कि किस तरह से 370 पर एक बार फिर से अलगाववादी नेता और वो तमाम राजनीतिक हस्तियां बढ़ चढ़कर उमड़ घुमड़ कर रही हैं, जो ये बताता है कि 370 हटेगा तो क्या कश्मीर तभी बचेगा। रिपोर्ट। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार शुरू होने में चंद दिन ही बाकी हैं और देश के अंदर के सपोलों की छटपटाहट एक एक कर बाहर आ रही है। देश से कश्मीर को अलग करने की साजिश रची जा रही है। देश को खंडित करने वाली विचारधारा रखने वाली महबूबा के विचार से भी पर्दा उठ गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर अमित शाह अनुच्छेद 370 या 35A की डेडलाइन तय करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी यही डेडलाइन है। देश के विखंडन के लिए जहर उगलने वाली महबूबा का कहना है कि जम्मू कश्मीर का जिन शर्तों के साथ भारत में विलय हुआ, अगर उन्हें ही वापस ले लिया जाता है तो हम मुल्क से अपना विलय तोड़ लेंगे। साथ ही कांग्रेस घोषणा पत्र का समर्थन करते हुए महबूबा ने कहा कि मुफ्ती साहब भी हमेशा से ही सिविल इलाकों से सेना की कमी की बात करते थे। ये महबूबा का पहला देश विरोधी बयान नहीं है। इससे पहले भी विखंडन का सोच रखने वाली महबूबा के विचार देशवासियों से छुपे नहीं है। महबूबा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 35A से छेड़छाड़ हुई तो मैं नहीं जानती कि जम्मू कश्मीर के लोग हाथ में तिरंगे की जगह कौन सा झंडा थाम लेंगे। आतंकियों को भूमिपुत्र बताने के साथ साथ आतंकियों और अलगाववादियों से बातचीत करने की वकालत भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, आतंकिस्तान के आका इमरान खान को एक और मौका देने की पहल करती है और सेना पर झूठे आरोप लगाती है कि सेना जबरदस्ती घाटी के युवाओं के गले में बंदूक टांगती है। लेकिन घाटी में विखंडन का जहर बोने वाली महबूबा अकेले नहीं है। इस फेहरिस्त में घाटी के नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है, जो खाते तो देश की है लेकिन गाते गद्दार पाकिस्तान की है, और जिस देश की सुख सुविधा का लाभ उठाते हैं उसी को तोड़ने का ख्वाब देखते हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीर में अलग से पीएम तक बनाने की बात कर डाली। देश के टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाली महबूबा और उमर के देश विरोधी बयान घाटी में अशांति फैलाने वाले तत्वों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे देश में लोगों के मन में आक्रोश है। अपने सियासी लाभ के लिए देश और संविधान की मर्यादा को तार तार करने की नापाक सोच रखने वाले इन नेताओं से सवाल पूछना तो लाजमी है। क्या देश विरोधी गतिविधियों को उकसाने के लिए इन नेताओं पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? क्या देश के खाने के बाद भी इन्हें देश से प्रेम नहीं? क्या सियासी लाभ के लिए देश हित का बलिदान करने से भी इन नेताओं को कोई गुरेज नहीं? सुदर्शन न्यूज के लिए कुलदीप शर्मा के साथ वंदना सिंह की रिपोर्ट। तो आखिर जब हम इस देश में रहते हैं और इस देश की बात करते हैं, एकता और संप्रभुता की बात करते हैं, तो फिर क्यों ऐसी बातें आ जाती है कि 370 हटेगा तो भारत का संबंध कश्मीर से टूट जाएगा? भारत का संबंध कश्मीर से टूट जाएगा या अलगाववादी और अलगाववादी नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी? ये बड़ा सवाल है और इसी बड़े सवाल के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक और प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले, ज्यादा नहीं बीते हैं समय, जब इसी 370 और इसी 35A को लेकर एक ऐसी बात कह दी थी जिससे
उन लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंची जो इस देश में एकजुटता की बात करते हैं, जो इस देश में एकता की बात करते हैं, जो ये बात कहते हैं कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। जरा सुनिए उमर अब्दुल्ला को। ये आज मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात है। काश उन्होंने ये बात तब की होती जब मैं इस रियासत का वजीर आला था। उस वक्त मैंने जब अफस्पा को हटाने की बात की थी, मैं माफी चाहता हूं कहते हुए, लेकिन उस बात के खिलाफ साजिशें कुछ कांग्रेस के ही दोस्तों ने की। अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो कश्मीर के कुछ सीनियर लीडर थे जिन्होंने उस वक्त मेरी कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए साजिशें रचाई। उस वक्त मुझे सिर्फ अगर कहीं से सपोर्ट मिला वो जनाब चिदम्बरम साहब से मिला। तो अगर आज कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अफस्पा को उठाने की कोशिश करेंगे, मैं इस चीज को वेलकम करता हूँ। काश, चलिए देर आए दुरुस्त आए, अगर ये बात 2014 से पहले उन्होंने की होती तो आज हमने इस रियासत के कई इलाकों से अफस्पा को हटाने का काम किया होता। चलिए, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं बिना समय गंवाए आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसीम खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ कश्मीर मामलों के जानकार अमित रैना साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। आप तीनों के साथ शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा अमित रैना जी से होगा, क्योंकि कश्मीरी मामलों के जानकार हैं और एक कश्मीरी पंडित हैं। एक ऐसा शख्स, एक ऐसे समुदाय का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो आज दशकों से सिर्फ अपने घर जाने का इंतजार कर रहा है। 370 पर जब बात होती है अमित जी, 370 क्या कश्मीरियों के लिए ये मजबूरी है या जरूरत है? और अगर 370 हटता है तो क्या आप ये मानते हैं कि आपकी जो जरूरत है, आपके घर वापसी की जो जरूरत है, वो तभी सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, सारे पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और अब कांग्रेस बात कर रहे हैं 370 न हटाने की और प्री 53 स्टेटस पर जाने की। मगर शायद वो 70 साल पीछे जाना पसंद करते हैं, मगर 30 साल पीछे जाना पसंद नहीं करते जब कश्मीर से उस कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा सब पॉलिटिकल पार्टी से कि प्री 53 जाने से पहले वो प्री 90 पे जाएं और कहें कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में लाएंगे। जहां तक बात है 370 की, आज ही डॉक्टर करण सिंह जो उस समय सदर रियासत थे, युवराज थे कश्मीर के, उनके पिताजी ने टीटी फिक्सेशन साइन करी है। आज उन्होंने एक समाचार पत्र इंटरव्यू में कहा कि जम्मू कश्मीर ने कभी 370 नहीं मांगा था, ये कांग्रेस ने हमको दिया, हमने नहीं मांगा था। और ये बात सभी राजनीतिक पार्टियों को झूठा ठहराती है कि जो कहते हैं 370 एक एक्सेशन की डिमांड थी, एक एग्रीमेंट था। तो आज उस समय के सदर रियासत, उस समय के युवराज जिन्होंने साइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय के समय कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, ये कांग्रेस ने हमें गिफ्ट किया। और जहां तक महबूब मुफ्ती की बात है, उनकी तो दुकान बंद होने पे आ चुकी है। 3.5 साल के शासन में क्या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में सबको पता है। और वो आज उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, एक सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, इस उम्मीद से कि शायद वो अनंतनाग से इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि एक ही सीट है जहां से शायद कोई इलेक्शन जीत सकती है। तो ये हालत है कश्मीर की। नसीम साहब, अमित रैना जी जो एक कश्मीरी हैं भी, जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने एक बात जो कही, आपने शायद ध्यान से सुनी हो, कि उनका ये कहना है कि ये जरूरत थी ही नहीं, कांग्रेस ने थोप दिया कश्मीरियों पर। और अगर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की तो ये मजबूरी नहीं है कि 370 को लेकर उनकी हाँ में हाँ में। देखिए, मैं आपकी बात और रैना जी की दोनों की बात को मैंने बहुत बड़ी गौर से सुना है। और पिछले, ये इस सरकार की बात नहीं, पिछले 5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने अपना प्रचार कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने, और उसके बाद जो गोवा से निकलने के बाद प्रचार अपना प्रारंभ किया देश के अंदर, तो सबसे पहला जो मुद्दा उनका था वो कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों की बस्तियों को बसाना। जो कश्मीर वहां से कश्मीरी पंडित निकाले गए थे, उनको पूरी तरीके से उन सारे पंडितों को वहां जाकर उनके घरों में सुरक्षित तरीके से ठहराना। और 370 जैसी धारा पर बहुत बड़ी बहस चली थी, और एक मीडिया ने भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि 370 की कोई जरूरत नहीं है, कश्मीर से 370 हम हटा देंगे, ये बात कही थी।
मैं कांग्रेस पे नहीं जाना चाहता, और आज टेलीविजन पर कांग्रेस के बारे में बहस होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल हम उस समय नहीं कह सकते थे 2014 के कैंपेन में, क्योंकि हम सरकारों में थे। क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं उसी पा रहा हूँ। 370 की आप मुझे बोलने देंगे? नहीं, मैं आपकी बात आप मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल आप बोलिए सर। आप मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल, आपको बोलने के लिए ही बुलाया है, अपना पक्ष रखे। लेकिन 370 की देन जो है वो कांग्रेस की ही देन है, ये भी एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करते हुए अपनी बात रखें। मैं इतने गंभीर मुद्दे हैं कि इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए और पूरी तरीके से मत को सुना जाना चाहिए। 1 घंटे के समय में, 40 मिनट के समय में इस पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने थोपी, कांग्रेस ने इसको लगाया, सब कुछ आपकी बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन 2014 के चुनाव में जो 370 हटाने को वादे को लेकर के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में काबिज हुए थे, और उसके बाद JNK में महबूबा के साथ 3.5 साल की सरकार रही। क्या 370 तो बहुत दूर की बात है। आप इस बात पर चर्चा क्यों नहीं करते कि कश्मीर के अंदर एक भी पंडित, एक नाम मुझे बता दे, गवर्नमेंट केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार या जितेंद्र सिंह जो यहां बड़े मंत्री हैं केंद्र के अंदर, एक भी पंडित, 370 तो बहुत दूर की बात है, नरेंद्र मोदी हटा सकते हैं नहीं हटा सकते, इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक भी पंडित अपनी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के अंदर या केंद्र की सरकार के अंदर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने हेलीकॉप्टर पर अपने जहाज में बैठा करके कश्मीर के अंदर बसाया हो तो मुझे बता दें इस बात की। नसीम खान साहब, आप बीजेपी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है, क्योंकि आप राजनीतिक पटल पर इसका चुनाव चल रहा है, लेकिन क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा है? क्या किसी भी कश्मीरी पंडित का जिक्र हुआ है क्या? आज आप अगर ये बात कर रहे हैं तो कम से कम अपनी तरफ, अपने गिरबान में भी जाके कि कांग्रेस ने उस कश्मीरी पंडित के लिए क्या सोचा। आप महबूबा मुफ्ती पर सवाल खड़ा करते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, आप भी तो उमर अब्दुल्ला के साथ चुनावी मैदान में हैं। ये तो वही बात हो गई कि हम आपके दाग को तो देखेंगे लेकिन अपने दाग को हम छुपाएंगे नहीं। मैं आज आपको एक बात बता दूं, एक मिनट नसीम जी, कांग्रेस अपने प्रेसिडेंट के फेवर में भी नहीं है, क्योंकि वही प्रेसिडेंट जाते हैं पुष्कर और कहते हैं कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं, और उसी कश्मीरी ब्राह्मण, उसी कश्मीरी पंडित के लिए मैनिफेस्टो में जगह नहीं है। बोलिए नसीम खान साहब। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, आज तक जो कश्मीर हमारे साथ है और कश्मीर के अंदर जो आतंक खत्म हुआ था वो कांग्रेस की सरकारों में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कश्मीर के अंदर से आतंकवाद समाप्त हो चुका था, लेकिन आज जो कश्मीर के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की बात देश के अंदर उठी है तो आपको यह सोचना होगा, जिस नेता के दादा ने प्रधानमंत्री वहां की खत्म की थी कांग्रेस के साथ मिलकर, उसका पोता फिर से इस बात को कह रहा है कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये हालात इस केंद्र के, ये हालात नरेंद्र मोदी की केंद्र के सरकार के अंदर हुआ है। कश्मीर के अंदर जो हालात खराब हुआ है, कश्मीर के अंदर जो सेना मारी जा रही है, कश्मीर के अंदर जो किसानों के बेटे सेना में भर्ती है वो लगातार शहीद किए जा रहे हैं, लगातार 40-40 जवान बम ब्लास्ट करके 40-40 जवान शहीद किए जा रहे हैं। ये हालात केंद्र के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नसीम खान साहब, उमर अब्दुल्ला की मजबूरी है ये कहना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो शायद उनकी सत्ता में वापसी भी नहीं हो पाएगी, और यही एक सच्चाई है। ऋषि जी हमारे पास मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं आती हूँ नसीम साहब आपके पास भी, और साथ साथ फोन लाइन पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता इरफान हबीब लोन साहब भी जुड़े हुए हैं। इरफान साहब, आपके पास भी चंद सेकंड्स में आ रही हूँ। ऋषि साहब, 370 और 35 से दशकों से हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, दशकों से इस पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं और ऐसी ही स्थितियां बनती हैं। सवाल यह है कि अगर मैं आपसे ये समझूं कि 370 वाकई कश्मीर की मजबूरी है या जरूरत है, तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, चुनाव आते ही ये इमोशनल मुद्दा क्यों छिड़ जाती है ये समझ नहीं आता। नसीम खान जी ने सही कहा है कि शेख अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला के बाबा थे, ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ही 1953 में संविधान संशोधन करके प्रधानमंत्री पद, तीन मुद्दा इसमें है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का। मैं बारी बारी से इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला कहीं न कहीं PDP के आक्रामक राजनीति का शिकार हो रहे हैं, इसके तहत ही वो बयानबाजी कर रहे हैं। इससे राणा साहब भी सहमत होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद 1953 में संविधान संशोधन करके प्रधानमंत्री का पद बदल दिया गया था। और आप ऐतिहासिक गलत पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं 1957 में, अरे मुझे बोलने तो दीजिए, बाद में आप अपनी बारी में काट दीजिएगा। आप मुझे बोलने तो दीजिए। 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का आया, 1965 में अरे सर मुझे बोलने तो दीजिए। प्रधानमंत्री, अरे
पूरा बोले तो दीजिए। कोर्स खत्म किया गया। मैडम आप इंटरफेयर करेंगे कि मैं शेख अब्दुल्ला सुन्ना जेल में थे, तो उनके दादा ने कहा अरे मेरी बात, वो कश्मीरी पंडित है, उनका अरे दर्द मैं को समझते हुए अपनी बात पत्रकार हूँ, मैं भारतीय बताइए। अरे मुझे बोलने तो ठीक है, उनकी दीजिए। बात 1965 में कश्मीर के सदर रियासत और वजीर आजम का पद खत्म कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कश्मीर के हुआ करते थे, गुलाम सादिक, जो प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, उसको सीए में बदल दिया गया। तो कहीं न कहीं मैं ये कहता हूँ, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो पीडीपी की लीडरशिप हो, वहां की भावनात्मक मुद्दा उठा के जो मूलभूत समस्याएं हैं कश्मीर को, उसको वो पर्दे के पीछे रख के पब्लिक को इमोशनली कैश करना चाहती है। कि अगर 370 पर आवाज उठती है तो अलगाववादियों की दुकान बंद होगी, और अलगाववादियों की दुकान बंद होगी तो फिर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की दुकान भी बंद होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 370 जो है, मैं पहले ही कहा हूं कि कश्मीर के जो घाटी के कुछ जो अलगाववादी हैं, ये चाहते हैं कि 370 नहीं हटे। तो कहीं न कहीं इस पे राजनीति हो रही है। लेकिन इसमें बीजेपी का भी अप्रोच जो है, मैं देख रहा हूं कि बीजेपी 5 साल में, जैसे रैना साहब है कि कश्मीरी पंडित के लिए क्या कहा, आतंकवादी गतिविधि किस प्रकार से बढ़ी है, सेना कितने शहीद हुए हैं, 96% सेना ज्यादा शहीद हुए हैं, आतंकवादी हमला 176% बढ़ गया। तो बीजेपी का भी अप्रोच कश्मीर में क्या है? दिनेश सिंह जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। दिनेश जी स्वागत है आपका। 370 पर बहस हो रही है। सवाल यह है कि 370 पर कांग्रेस ने क्या किया, या वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं, उनको अपनी दुकानें चलानी है, सब कुछ एक तरफ। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, जब 5 साल पहले आपकी सरकार आई थी और आपने खुलकर ये कहा था कि कश्मीर को लेकर आप लोग संजीदा हैं, तो फिर 370 को हटाने को लेकर क्यों 5 साल के बाद, अब जब नया चुनाव सर पर है, तो आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि 2020 या 22 तक ये खत्म हो जाएगा? पहले क्यों नहीं इस दिशा में काम किया गया? देखिए, जितने लोग चर्चा में भाग लिए हैं सबको जम्मू कश्मीर की हकीकत का पता है। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही थी और उन्होंने मैनिफेस्टो में हम करेंगे जो वो बता रहे हैं, उनको ये जानना चाहिए। अभी चर्चा में मैं सुन भी रहा था, ये मामला आजादी हमको मिली 1947 में, 370 पैदा हुआ 1950 में, तो ये कैसे हो सकता है? और ये हरि सिंह के जमाने में, हरि सिंह के बाद जब करण सिंह आए, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है जम्मू कश्मीर का भी उसी तरह का हुआ है जैसे बाकी राज्यों का हुआ है। तो अगर ये बाकी राज्यों के साथ ये चीज लागू हो सकती है तो जम्मू कश्मीर के साथ क्यों नहीं हो सकती? नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, आप भारतीय जनता पार्टी का रुख लावनी जी जानना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से ही रुख क्लियर है पूरी तरह से, आज नहीं। सर, आपका रुख तो उस समय क्लियर हो गया था जब आपने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। आपका रुख तो उस समय क्लियर हो गया था। पीडीपी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई, उसके बाद जो परिस्थितियां आई, अगर आप पर सवाल नहीं खड़े होते तो शायद आप पीडीपी को आज भी ढो रहे होते। लेकिन 370 को लेकर मैडम, इन लोगों का समझौता पढ़ लीजिए ना। पीडीपी बीजेपी जो गवर्नमेंट बनाई थी, तो इन लोग क्या समझौता किए थे? सब समझौता बता दीजिए। पीडीपी बीजेपी के बीच जब सरकार बनी थी, समझौता आपने क्या किया था? 370 को छुएंगे नहीं, 35A को छुएंगे नहीं, और आप जब सरकार हट गए तो 35A याद आ गई, 370 याद आ गई। तो समय समय के अनुसार से आप देशभक्ति को गढ़ेंगे, संरक्षण करेंगे, ये जनता देख रही है। आप बात कह लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपको जितना प्रश्न करना होगा करिएगा, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। हमने पीडीपी के साथ लावनी जी इसलिए सरकार बनाई थी कि हम जम्मू कश्मीर का, जैसे अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार विकास कर रही है, वैसे जम्मू कश्मीर का भी हम विकास करें, वहाँ की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएं। और हमने इसीलिए वहाँ पीडीपी के साथ समझौता करके हमने पहले इस बात को रखना चाहिए था। रैना साहब कश्मीरी पंडित है, जरा उनसे सुन लीजिए कि वो आपसे संतुष्ट है या नहीं है, कश्मीरी पंडित है अमित रैना। पहला पार्लियामेंट का जब एड्रेस हुआ राष्ट्रपति का, प्रणब मुखर्जी जी का, उसमें एड्रेस किया गया, कश्मीरी पंडित रिटर्न की बात करी गई, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ क्योंकि पीडीपी के साथ सरकार बन गई। 5 साल में आपको किसने रोका था 35A हटाने को? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटा देते। 370 पे तो क्लियरली लिखा, उसी कानून में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हट सकता है। आपको किसने रोका था उसको करने से? तो ये आपने भी अपनी राजनीतिक सूझबूझ को यूज किया और
सरकार बनाने के लालच में आपने वो पार्टी राणा साहब राणा साहब की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप सरकार बनाने से पहले पीडीपी का जो कश्मीर के इशू पे क्या अप्रोच है, आर्टिकल 370 पे क्या अप्रोच है, 35A पे क्या अप्रोच है, आपको जानकारी नहीं थी? आपको जानकारी थी फिर भी आप सरकार बनाए? राणा जी की मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं, सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछा जाना बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि 370 अगर एक लेकर आया था तो दूसरे ने ये कहा था कि हम इसे हटाएंगे। दोनों ने ही इस मुकाम पर कोई भी कदम नहीं उठाए, इसीलिए दोनों से सवाल बनता है। इरफान हबीब लोन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत देर से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इरफान साहब, 370 ये जिन एक बार फिर से बाहर है। इरफान साहब, आपकी प्रतिक्रिया? मैम, लावनी मैम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं टेलीफोन से बोल रहा हूँ, इसलिए आप सबसे गुजारिश करेंगे बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जी बोलिए सर, बोलिए। मैम देखिए, आपको ये तो मालूम यहाँ की जो डिजिटल पार्टी है, माफी चाहती हूँ इरफान साहब, आपकी आवाज नहीं सही आ पा रही है हम तक। हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं। इरफान साहब को दोबारा जरा फोन लगाया जाए। नसीम खान साहब, आप सवाल बड़े उठा रहे थे और स्वाभाविक है क्योंकि आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सवाल पूछना आपका अधिकार भी है। लेकिन एक सवाल जो देश की जनता आपसे पूछ रही है कि जब भी कभी भी 370 या 35A को लेकर बातें आती है, आप लोग इस 5 साल का जिक्र तो करने रखते हैं, लेकिन बीते सालों का क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब 370 का प्रावधान जोड़ा जा रहा था उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही अपनी हामी भरी थी और ये कहा गया था कि समय आने पर इसे हटा दिया जाएगा। समय तो पीछे छूट गया। कश्मीरी पंडित तो आपके शासनकाल में भी वहां नहीं पहुंच पाए। कश्मीरी पंडित तो आज भी ये कहते हैं कि सर हमारे लिए माहौल तो बना ही नहीं। क्या सारा माहौल इसी 5 साल की जिम्मेदारी है? क्या इसके पहले आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब चुनावी मैदान में उतरते थे तब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए लावनी जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं, आप जो बात कह रही है मैं बिल्कुल इस पर इत्तेफाक रखता हूं कि जिम्मेदारी हमने शासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस वक्त में देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद धीरे धीरे हम देश को बनाने की तरफ आगे बढ़े। श्रीनगर एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि पाकिस्तान वहां पर उसके बगल में बैठा हुआ था और हमारा कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान ने पीओके के रूप में दबाया हुआ था। अलगाववादी नेता वहां पर बहुत बड़ा जो है अपना फन उठा रहे थे, उसको धीरे धीरे दबा करके, उसको धीरे धीरे कंट्रोल करके कांग्रेस पार्टी कश्मीर की शांति की तरफ और इन सारे मुद्दों को से आजादी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जिस तरीके एक अलगाववादी नेता का नाम बता दीजिए जिस पर आपने कोई बड़ी कार्रवाई की हो। देखिए क्यों, मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आप बार बार हमसे पूछते हैं कि जो कार्रवाई की नहीं की। अरे सर, हम बीजेपी से पूछ सकते हैं तो आपसे भी पूछ सकते हैं। मैं वोटर हूं, हर रोज आज डिबेट में मैं एक बात जरूर कहती हूं, मैं भी इस देश की एक वोटर हूं। जब वोट देने के लिए जाऊंगी तो मेरे पास बहुत सारी परिस्थितियां सामने होंगी कि मैं बीजेपी को चुनूं या कांग्रेस को चुनूं। तो मेरा सवाल, मेरा अधिकार है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने किसी एक अलगाववादी का नाम बता दीजिए जिस पर आपने। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आते आते लास्ट में बिल्कुल घाटी के अंदर से आतंकवाद खत्म हो चुका था, आतंकी हमले समाप्त हो चुके थे, लोग शांति की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, और आपको एक चेहरा और याद दिला दूं, हमसे बार बार देखिए, केवल श्रीनगर एक बड़ा मुद्दा नहीं था, केवल श्रीनगर एक बड़ा मुद्दा नहीं, आज देश के चुनाव है, देश के और मुद्दे श्रीनगर के। मैं श्रीनगर के ऊपर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। क्या श्रीनगर ही, केवल श्रीनगर पे ही लोकसभा चुनाव होगा? क्या किसानों के कर्जों को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के, बिजली के रोजगार को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, क्या इस पे चुनाव नहीं होगा? क्या केवल श्रीनगर पे ही लोकसभा चुनाव होगा? आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहीं न कहीं देश और मुद्दों से भटक कर करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह श्रीनगर और पाकिस्तान आतंकवाद चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मैं अमित जी आप ही की प्रतिक्रिया ब्रेक के बाद लूंगी क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है ऐसे समय में 370 पर बात करना कि एक तरफ देश चुनावी बयार में बह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि भाई 370 हटना चाहिए, लेकिन देश की चाहे वर्तमान सरकार हो या बीती हुई सरकारें हो, क्या उन्होंने इस मसले पर राजनीति नहीं की? और अगर राजनीति की है तो इसका खामियाजा क्या कश्मीर के रहने वाली आवाम नहीं भुगत रही है? चुनावी दौर में एक बार फिर से 370 का जिन बोतल से बाहर आ गया है। एक बार फिर से अलगाववादी नेता पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दोनों ने ही 370 की बातें कह के जम्मू कश्मीर की आवाम की भावनाओं को भड़काने का काम शुरू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती जो ये कहती हैं कि धारा 370 हटेगा तो कश्मीर का भारत से नाता टूट जाएगा। आखिर महबूबा मुफ्ती किसके पक्ष में है? क्या वो एक भारत की संकल्पना जो कि
संविधान में वर्णित है उसके आधार पर नहीं चलना चाहती? क्या वो पाकिस्तान को खुश करना चाहती हैं? क्या महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला सरीखे नेता अलगाववादियों की दुकान बंद होने के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं? ये तमाम बातें आज उठ रही हैं। महबूबा मुफ्ती किस तरीके से खुलकर 370 का समर्थन करती हैं, जरा उनके शब्दों में एक बार सुन लेते हैं। करण सिंह का जो बयान है वो बहुत ही ज्यादा मजाक खेज है। उनके अपने वालिद जो महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने 370 की बुनियाद रखी है और आज करण सिंह कोई और बोली बोलती है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत है और ये उनकी शान को, उनकी शख्सियत को ये जेब नहीं करती। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाए। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल वही है जो मुफ्ती साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखा था। 370 पे स्टेटस को, एसपा का रिवोकेशन, बातचीत करना, सिविलियन एरिया से आर्मी निकालना, वो लफ्ज वही है जो पीडीपी कहती है। अमित रैना जी के पास में सीधे आऊंगी। अमित रैना साहब, क्योंकि कश्मीरी मामलों के जानकार हैं और एक कश्मीरी पंडित भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो, लेकिन ऐसी स्थिति बन नहीं पाई है। यहाँ पे अमित रैना साहब, जब 370 पर बात हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ये कहते हैं कि दरअसल 370 को लेकर चाहे महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हो या फिर कांग्रेस या हम बीजेपी की बात कर ले, दरअसल कहीं ना कहीं से जो मुस्लिम कैरेक्टर बरकरार रहता है 370 के जरिए जम्मू कश्मीर में, जो शरीयत बरकरार रहती है, दरअसल इसीलिए इसकी पैरवी की जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं से तुष्टिकरण की राजनीति भी देखनी होती है। देखिए, आज करण सिंह, महबूबा मुफ्ती कुछ भी कह लें, करण सिंह सदर रियासत थे, रीजेंट अपॉइंटेड थे। वो कहते हैं कि जब एक्सेशन हुआ, मुस्लिम मेजॉरिटी की बात कहीं पे भी नहीं हुई और ना स्टेट ये कहीं बात उठी, ना ये किसी ने प्रपोज किया गया, ये कांग्रेस ने ये किया। अब 370 को लेकर एनसी और पीडीपी इतने भावुक क्यों हैं? वो इसलिए है कि वो नहीं चाहते कि उनका जो कंट्रोल है जेएनके में, और वो कंट्रोल सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, वो कंट्रोल बिजनेस में है, वो कंट्रोल पावर में है, बाकी एजुकेशन में है। और जहां 370 हटता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है, वो कंट्रोल लूज करते हैं। और जो पैसा आज मुफ्त में नहीं, तो आप सोचिए, शेख अब्दुल्ला एक साइकिल चलाते थे, आज उनके पोते दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां चलाते हैं। वो पैसा आया कहां से? आपका तो एक बिजनेस नहीं है, आप तो जिंदगी भर राजनीतिक पार्टी चलाते रहे, तो बेनामी बिजनेस है और वो बेनामी बिजनेस लूज होता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने क्या किया है आतंकवादियों को लेकर, मैं आपको बताता हूं। 2005 में यासीन मलिक को छोड़ा गया और उसे पासपोर्ट दिया गया। 2006 में मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया चाय पे, और चाय पे चर्चा करी उनके साथ। 2007 में वो पाकिस्तान से शादी करके आए, 2008 में हाफिज सईद से मिलके आए, और 2010 में कश्मीर में पथराव करवाए, जो 120 लोग मारे गए। तो ये है जो कांग्रेस ने एक आतंकवादी के साथ किया है। 2010 में तो ये भी सुना जाता था कि बाकायदा पत्थरबाजों की एक इंस्टीट्यूशन चलता है, उनके लिए सैलरी फिक्स की जाती है। जवाब देना चाहेंगे अमित जी का? देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। 2010 में हमने इंस्टीट्यूट खुलवाए, पैकेज हुआ, लेकिन पत्थर बरसाए उन्होंने 2014 में। 2010 में पत्थर बरसाए, 2015 में पत्थर बरसाए, 2016 में पत्थर बरसाए, 2017 में सैनिक शहीद हुए 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में। आप कांग्रेस 44 साल से लगी बैठी है, आप ये कब तक इल्जाम लगाते रहेंगे? कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? 370 पत्थरबाजे मारे गए, 3000 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया, जिसे कांग्रेस ने छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा। लावली जी, एक बात और बिल्कुल बोलिए मेरे भाई। नहीं, लेकिन वो कश्मीरी पंडित है, वो आपसे सवाल कर गया क्योंकि 1990 में अगर आप और 89 में जब सरकार थी, अगर आपने आतंकवादियों को अंदर किया होता, 86 आतंकवादियों को नहीं छोड़ा, आज कश्मीर में होता, आज अपने घर में होता। आपकी सरकार थी तो मेरा पलायन हुआ, जब मुझे घर से निकाला गया। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की। क्यों आप सवाल नहीं करते? आपने निकाला, आपने आतंकवादी आज क्यों नहीं जाते हैं आप अपने धरती पे? क्यों आप अपनी धरती को छोड़ के भागे हुए हैं? क्यों आप दिल्ली के अंदर घुसे हुए हैं? आप बताओ हमसे। आपने बनाया, आपने जेनोसाइड किया, यासीन मलिक को तबाह की तरफ पार्टी ने। जितना बड़ा आतंकवाद आ जाए, मैं गाजियाबाद को कभी नहीं छोड़ूंगा। मर जाने चलिए ना, नरेंद्र मोदी के बिल्कुल मार के
आप क्या बात करवा मैं मर जाऊंगा, हिंदुस्तान को नहीं छोड़ूंगा, बच्चों को मर जाऊंगा। शर्म आनी चाहिए हमको, शर्म आनी चाहिए। बेशरम कांग्रेस, बेशरम गाजियाबाद मुझसे छुआ, बेशरम कांग्रेस की ताकत नहीं है जो मुझे पाकिस्तान पहुंचा दे या गाजियाबाद छुड़वा दे। मैं मर सकता हूँ, कमर बनवा सकता हूँ, अपनी धरती को नहीं छोड़ूंगा, अपनी धरती को छूऊंगा, लड़ूंगा, यही रहूंगा, नहीं जाऊंगा। किसी सरकार के पाकिस्तान नहीं बनेगा। अगर मैं भागता हूँ, अगर मैं भागता हूँ अपनी धरती को छोड़ के, तो मैं क्या यार हूँ। नवीद नसीम खान साहब, चिल्ला कर आपने बातें तो कर दी, लेकिन क्या इस बात को धरातल पर उतार पाए थे जब लाउड स्पीकर से कहा जा रहा था कि कश्मीरी पंडित अपनी बहनों को, अपनी लड़कियों को लेकर चले जाइए, वरना उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। क्या ऐसा नहीं हुआ था? क्या नसीम खान इस बात से इनकार कर सकते हैं? क्या रातों रात या वहां पर किस तरह से कत्लेआम हुआ था? क्या नसीम खान इस बात से इनकार कर सकते हैं? वहां पर किस तरह से लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था? क्या नसीम खान इस बात से इनकार कर सकते हैं? अगर आपके साथ ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आपके घर की मां बहनों के साथ गलत हो रहा हो, आप उस जगह पर रहेंगे या छोड़ के जाएंगे? देश को बनाया है, कांग्रेस ने खालिस्तान बनाया, कश्मीर समस्या बनाई, श्रीनगर वजूद में गांधी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस वो सरकार नहीं किया, नेहरू नहीं गया, पाकिस्तान के भगत सिंह ने जान नहीं दी। भगत ठीक है, सब कांग्रेस ने किया, सिर्फ नेहरू ने किया अकेले जाके। बिल्कुल देश को बनाया है, नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस देश के अंदर आतंकवाद हुआ है, नरेंद्र मोदी की क़यादत में घाटी के अंदर कत्लेआम मचा है, नरेंद्र मोदी की क़यादत में नसीम खान साहब, आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ क्योंकि चुनाव सर पर है और आप इसी तरीके से चिल्ला कर अपनी बात रखेंगे। बीजेपी के अभी प्रतिनिधि होते तो वो भी यही काम करते, लेकिन अमित रैना को क्योंकि कहीं निकलना है, मैं आखिरी सवाल अमित रैना जी आपके साथ जरूर करना चाहूंगी ताकि आप उसे साझा करें। चुनाव सर पर है, एक कश्मीरी पंडित भी वोटर है, वो कश्मीरी पंडित जब वोट देने के लिए जाएगा क्या सोचेगा, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो? नहीं, देखिए आज तो बड़ा साफ है, कश्मीरी पंडित उसके साथ तो नहीं जाएगा जो इस देश में एक और देश बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो 370 हटाने के पक्ष में नहीं है, जो आर्मी को, जो फौज वहां हमारे लिए लड़ रही है, जान दे रही है, उसको कमजोर करने के पक्ष में है, उनके साथ तो कश्मीरी पंडित नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित राणा जी, आपने हमें समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ऋषि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए एक कश्मीरी पंडित अगर ये कहता है कि मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है घर वापसी के लिए, आप भी, हम लोग बाहर से जब आते हैं अपने घर को लेकर, अपने होम टाउन को लेकर जो कमी महसूस होती है वो एक कश्मीरी पंडित समझता है और हम भी समझते हैं, लेकिन क्या इस देश के राजनीतिक नेता समझते हैं? वो फिर चाहे नसीम खान जी हो, और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के भी प्रतिनिधि जुड़ने वाले हैं, दिनेश जी, उनसे भी मेरा यही सवाल है। मैं तो इमोशनल हो गया रैना जी के बातों को देख के कि किस प्रकार जब घर जो कोई छोड़ता है, या हम हो या आप हो, कोई भी इंसान हो, जब आपने वहाँ अपनी लंबी जीवन यापना किया हो और उसके बाद आपको किसी कारणवश घर छोड़ना पड़े तो दुख तो होता है। 1989 से पहले आप देखेंगे किस प्रकार से कश्मीर में शांति थी, 1989 के बाद माहौल बिगड़ा। तत्कालीन सरकार भी, आपने जैसे कहा कि माइक से अनाउंस हो रहा था कि आप अपनी बहनों को घर में रख के बलात्कार, ये वाली बहुत वो तत्कालीन सरकार को भी ऐसा अप्रोच करना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहा हो। यदि आप अपने देश के नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो सरकार में रहने के आप काबिल नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो बिहार के रहने वाले कोई हो, चाहे साउथ के रहने वाले हो, यदि कोई भी सरकार अपनी नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पाती है। आज आप एक ऐसी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में हैं जिसने वहां पे वो संरक्षण कश्मीरी पंडितों को नहीं दिया जिसकी दरकार थी। आज आप चुनावी मैदान में हैं, अगर वहां के लोग ये कहते हैं या देश में ये मांग उठती है कि 370 खत्म होगा तभी कश्मीर बच पाएगा, तो कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं समझती है? जबकि कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल ने ये कहा था कि भाई 370 ये अस्थायी है, आगे इसको बदल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। वो समय कभी आया ही नहीं। आप 5 साल की खाली बात क्यों करते हैं? आप अपने सालों को भी तो याद कीजिए। नसीम खान, देखिए, मैं आपसे स्पष्ट, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों से कांग्रेस की हमेशा सिंपैथी रही है और मैं व्यक्तिगत तौर पे
मैं ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति को अपना घर और शहर छोड़ना पड़ता है किन्हीं कारणों से, यानी कोई दमन की नीति के कारण, उसके दिल पे क्या गुजरती है ये हमने लोगों के साथ बैठकर सुना है। लेकिन जब रैना जैसे व्यक्ति इस स्टूडियो में आते हैं और 2014 में 370 और कश्मीर में बसने की बात को कहकर के एक राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार को बनाते हैं और 5 साल गुजरने के बाद वो सरकार कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात नहीं करती, कोई काम नहीं करती, तब जाकर के और रैना जैसे आदमी फिर उसी पार्टी की वकालत करते हैं, तो हमें एक टाइट बात कहनी पड़ती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी भी पार्टी से सहमत नहीं हूं अगर कश्मीरी पंडित के खिलाफ वो नहीं सोचती है तो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको कि ये सरकार पिछले 5 साल की सरकार, ये चुनाव पिछले 5 साल की सरकार के 5 साल की बात करते हैं। मैं क्यों ना करूं 5 साल की, जब हमसे 70 साल की बात पूछती है लावनी जी, मैं 5 साल की बात ना करूं। जो प्रधानमंत्री कहता था मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर के आऊंगा, अरे सब कुछ 5 साल में होता। उन्होंने कहा था हम सब कुछ 5 साल में कर देंगे, अच्छे दिन ला देंगे, 370 हटा देंगे, 35 से हटा देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे, आतंकवादी अजहर मसूद को ले आएंगे, काला धन ले आएंगे, 35 रुपए लीटर तेल कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को रोजगार दे देंगे, गंगा साफ कर देंगे, उन्होंने रोड बना देंगे, बच्चों का बलात्कार नहीं होगा, जो क्रिमिनल होगा वो जेल में होगा। ये सब कुछ 5 साल के लिए कहा था, जो ये नहीं कर पाए। काश आपने इतना आक्रोश उन लोगों के लिए दिखाया होता जो 370 के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं। इस देश के अंदर किसान की बात हो रही छोड़ेंगे हम। है, इस देश के अंदर रोजगार की बात हो रही है, इस देश के अंदर उभरते उद्योगों की बात हो रही है, इस देश के अंदर बढ़ते अपराध की बात हो रही है, इस देश के अंदर बढ़ते बलात्कार की बात हो रही है। देश का ही हिस्सा है जम्मू कश्मीर, देश का ही हिस्सा है। आप लोग भूल गए, हम नहीं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी बैठकर इतनी तेज और इतनी बातें कर रहे थे, इतना मोटा पोथन्ना आपने प्रस्तुत किया, झूठ का एक पुलिंदा, उसमें आप कश्मीरी पंडितों के बारे में एक शब्द आप लिख दिए होते तब भी बात समझ में आती। हमने क्या किया हम बता रहे हैं। जरा बीच में नहीं बोलता हूँ, जरा आप भी बोले, बीमारी आ गई, जरा चुप जाइए, सेना पर कार्रवाई कराइए, बचाने आए। ये बात 2014 के चुनाव में दौरा ना पड़े। मैं कह रहा हूँ आपकी बारी में वो नहीं बोले थे, अब उनको बोलने का मौका मैं दीजिए। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जरा 2 मिनट का समय दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर उसमें आप एक लाइन कुछ कश्मीरी पंडितों के बारे में, विस्थापितों के बारे में आप लिख दिए हो तो बात समझ। आपने लिखा क्या कि हम आएंगे सपा हटाएंगे। जरा एक फिर नहीं, नरेंद्र मोदी मत बनिए, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी नाई की दुकान में मत बैठिए, कृपया करके सब्जी मत बेचिए, ये कांग्रेस पार्टी का जरा चरित्र मत दिखाइए। आपको मैंने सुना, नरेंद्र मोदी मत बनिए, ये नाटक मत करिए, अरे नाटक मत करिए, कृपया नाटक मत करिए, दौरा ना पड़े, नाटक न करिए, नाटक न करिए, अरे नौटंकी मत करिए, प्लीज नौटंकी मत करिए। नौटंकी हमने कितना संवेदनशील इशू है, संवेदनशील इशू पर नाटक मत करिए। अरे ये तो राहुल गांधी बन गए, रोजगार के साथ राहुल गांधी का जैसे दौरा पड़ता है तो पागल हो गए। ये कौन सा डिबेट, ये कौन सी चर्चा है? आप झूठ नहीं कर सकते। अरे समीक्षा कहा हमने, जरा एक मिनट, आप झूठ मत बोलिए, आप टेलीविजन पर झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर, आपको पूरा मौका दिया था। झूठ कौन, मुझे 1 मिनट आप सुनेंगे खैर से नहीं। दिनेश जी आप सुनिए, आप आरोप अगर लगाएंगे तो बहस ऐसी होगी। सवाल सीधा है, आप आरोप लगाएंगे, वो आरोप लगाएंगे, हुआ क्या? जी आपने इनसे कम से कम लगभग 1.25 घंटे आपने चर्चा की होगी ना, तो मुझे 2 मिनट तो आप समय देंगे। झूठ मत बोलिए ना, अब हरिश्चंद्र के औलाद आप बन गए हैं, मुझे बताएंगे आप। जरा नसीम जी रुकिए 2 मिनट, अजीब नाटक कर रहे हैं, बोलने दीजिए। आप राष्ट्रीय मीडिया पर चैनल पर बैठकर इस तरह से चरित्र प्रदर्शित करेंगे, कितना संवेदनशील इशू है। मैंने कहा कि एक लाइन अगर आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में लिख दिया होता तो पता चलता। आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। अरे जब आप झूठ बोलेंगे मैं बार बार बोलूंगा, ने शहादत दी है, कहेंगे हटाने की बात करेंगे तो मैं बार बार बोलूंगा। आपको चैनल पर नरेंद्र मोदी नहीं बनने दूंगा, आपको चैनल पर नरेंद्र मोदी की तरह झूठा नहीं बनने दूंगा। अरे नदीम जी, कोई दिनेश सिंह को दिनेश सिंह बनने से रोक नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी शांत रहिए, बैठिए, आप बहुत हो गया नाटक में, बैठिए। इस तरह से नाटक नहीं होता चैनल पे, नाटक चले आके जैसे सब्जी की दुकान पर परिवर्तन करता है। हम नहीं करते, हम सच बोलते हैं। चरित्र देखिए इनका, चरित्र देखिए। चर्चा करते हैं ना, गजब स्थिति है। कांग्रेस के प्रतिनिधि जब ऐसी हद हो गई है तो
सोशल मीडिया पे आपके लिए कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, जरा देख लीजिए। असल में सुनने की भी क्षमता रखिए, लावनी जी, मैं झूठ नहीं सुनने की बोलूंगा, भी क्षमता रखिए, झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे संकल्प के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। एक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, शो कंडक्ट नहीं कर गजब रहे हैं। स्थिति है। मुझे आपको ऑडियो गिराना पड़ेगा। आपको मेरी बात से असहमत है नदीम जी, तो आप नोट कर लीजिए। मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप जितना लगाना हो लगाइए। अगर आप प्रश्न उठाते हैं उत्तर लेने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं यही कह रहा था, मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय जनता पार्टी को हमारे नेता ने शहादत दी है, तब बिना वीजा और परमिट के आप जा रहे हैं। नदीम जी हंस रहे हैं ना, जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की देन। नंबर 1। दूसरी चीज, आप हमसे बीच में रास्ते में थे साहब, आपने सवाल किया था कि आपने क्या किया। हमने तो पीडीपी के साथ जाकर हमने समझौता किया, जो नदी के 2 किनारे हैं, विपरीत विचारधारा के बावजूद भी कि शायद जम्मू कश्मीर का हम कुछ कर सके, और जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, शायद हम कुछ कर पाए, लेकिन जब हम नहीं कर पाए तो हमने सत्ता को लात मारी। लेकिन आप सत्ता को प्राप्ति के लिए आप सिर्फ झूठ पर झूठ, आप कह रहे हैं, आप तो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें सिर्फ आतंकवादियों की भाषा है, सेपरेटिस्टों को लाभ पहुंचाने की बात आप कर रहे हैं। आपको 1 पैसे की ना तो जानकारी राहुल गांधी को, न नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है आतंकवादी देश का कोई तो हटा देंगे। सर नहीं आती, नरेंद्र मोदी खाना खाने सर नहीं आती आपको, संसार देश सर नहीं आती आप आपको। हमें कहेंगे हमारे 2 नेताओं को आतंकवादी ने मारा, आपके किस नेता को मारा आतंकवादी ने? आपको सर नहीं आती, आपके दोस्तों ने आतंकवादियों के साथ खाना खाया, राहुल गांधी आप प्रताप वैदिक के साथ खाना खाया, प्रताप वैदिक आप इस सही के साथ खाना खाया है, आप इस सही के साथ खाना खाया, प्रताप वैदिक ने आतिक सही के साथ हटा देंगे। हमारे 2 नेता मारे गए हैं, 2 नेता आतंकवादी, अभी तो आपकी आंख नहीं खुली, का बच्चा मारा गया, तो आंख नहीं का बच्चा मारा गया, अभी तो आंख नहीं खुली। चिड़िया का बच्चा मारा गया। झूठ बोलने वाली पार्टी आज चलिए भारतीय जनता पार्टी को अरे आप आईना देखिए, आप रहने दीजिए, बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के आप आतंकवादी देश के दोस्त हैं, आप आतंकवादी दोस्त के दोस्त हैं, आप इनका आतंकवादी दोस्त के दोस्त हैं। कोई नहीं भाग रहा है, दोनों ही कोई सवाल नहीं के भाग रहा जवाब है। से भाग हमारे रहे लिए हैं। वो कश्मीरी चाहे विस्थापित नसीम पंडित खान हो, हमारी प्राथमिकता में, सर हम प्राथमिकता बार में आपकी तो कोई बताइए ना। प्राथमिकता में नहीं है, सर, आपकी प्राथमिकता प्राथमिकता में केवल चलिए कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, आपकी कुछ प्राथमिकता प्रतिक्रिया सुन में लेते हैं, केवल कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, कुछ अलगाववादियों की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बहस है चूहे बिलों की बहस हो रही है, लेकिन इस संजीदे मुद्दे पर वो फिर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं करती है कि 370 पर दोनों ही राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, फिर फटाफट लौटते हैं पैनल के पास। जैसे नागपुर में अध्यक्ष की तस्वीर में कहा, कल की बात है कि अमित शाह साहब ने किसी टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि 2020 तक हम जम्मू कश्मीर में से 35 को हटाने का काम करेंगे। इससे पहले मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब, उन्होंने तक भी हमें धमकी दी कि 35 और 370 को हटाने का काम होगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए। हमने शर्त रखी, हम मुफ्त में नहीं आए। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। चलिए कुछ प्रतिक्रियाएं थी, उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया हमने सुनाई और हम उम्मीद करते हैं कि पैनल के पास जब वापस लौटेंगे तो जरा सामान्य स्थिति के साथ ठंडे दिमाग से। दिनेश जी पहले आपके पास आ रही हूँ, ऋषि जी के पास भी जाना जरूरी है। देखिए ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस सवाल का जवाब आप दे दें कि जब आप लोग पीडीपी के साथ सरकार बना रहे थे, क्या उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने 370 की बात कही थी? सिर्फ इतना मुझे जवाब लेकिन देने दीजिए। आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जितनी ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलनी थी मिली, लेकिन बरेली में, कश्मीर में हमको नहीं मिली। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बने। उस विषम परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि न चाहते हुए भी
जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमको पीडीपी के साथ जाना पड़ा सर, और हम तो चाहते थे कि 370 जम्मू के हटने के बाद भी होगा। कश्मीर आप अगर सर, जम्मू विकास कश्मीर को का अपना अंग 370 मानते हैं ऋषि जी, नहीं तो होगा। जम्मू कश्मीर में रहने वाले सारे जी, लोगों को अपना क्या मानना 370 के पड़ेगा। रहते हुए ही हमने विकास उनके होगा? कल्याण के लिए क्या काम किया, 370 के हमने हटने विकास के के लिए बाद सारी विकास योजना होगा? चलाई नहीं, और ये हमने सवाल कहा भी आपसे पूछा हमने जा रहा कहा है। का मौका दिया जाए तो नहीं, ये नहीं होता है। देखिए कोई भी काम आप करते हो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। अगर आपको छत पे जाना है तो आप सीढ़ी पर सीढ़ी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपको आप क्या काम कर रहे हैं? आज एक राष्ट्रीय पार्टी का मैनिफेस्टो आया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, ऐसा मैनिफेस्टो आया है कि जैसे वो लग रहा है कि पाकिस्तान में बनाया गया हो। राय उसमें पाकिस्तान से ली गई हो, राय उसमें अलगाइयों से ली गई हो, राय उसमें आतंकवादियों से ली गई हो। जरा बताइए ना, जरा बताइए ना हमको। आप तो अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। दिनेश जी, अब मैं बोलूं बिल्कुल बोलिए ना, हमने कहा क्या कि मत बोलिए। देखिए राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी इस पे राजनीति करती है। देखिए जब ये दिनेश सिंह जी भी आप टीवी पे डिफेंड करना है, पार्टी को डिफेंड करेंगे, नसीम भाई भी डिफेंड कर रहे हैं। इसमें दोनों सियासतदानों की जिम्मेवारी बिल्कुल थी कि आप कश्मीर में शांति करवाते। आप शासन में थे 1989 से पहले, देखिए कश्मीर का क्या हाल था, बहुत शांति थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब बीजेपी जब सरकार बनाती है तो जिस चीज से आपको परहेज है उसको आप साइडलाइन कर देते हैं। 370 हो, 35A हो, और फारूक अब्दुल्ला और ये तो राजनीति कर ही रही है, क्योंकि वहां के मूलभूत समस्याओं से आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अरे नहीं, एक मिनट, आपका बिल्कुल, पत्रकारों को भी बोलने दीजिए। हमने कहा आपकी सरकार है तो पत्रकार को नहीं पत्रकार तो आप बोले, इन्होंने कहा सेंसरशिप लगाएंगे। ऋषि जी हम नहीं कह रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स पे नसीम जी के भी पास भी लास्ट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ऋषि जी ने सवाल जो उठाया वाजिब जवाब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं कहा, हमने ये कहा कि नहीं हम उनके लिए भी काम करेंगे, हम उनके लिए भी, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? जब एक राष्ट्र, देखिए क्षेत्रीय दल के नेता कुछ बोले बात समझ में आती लावनी जी। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, अगर उसके नेता अलगाववादी की भाषा बोलेंगे या वो ऐसा मैनिफेस्टो लाएंगे जिससे आतंकवादियों के मनोबल बढ़ता है, उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? 2014 में श्रीनगर में जो इनकी महिला उम्मीदवार थी लोकसभा की, उसने कहा था 370 हटाई गई तो गन मैं सबसे पहले उठाऊंगी। और जब नरेंद्र मोदी जी वहां पर रैली कर रहे थे तो वही उम्मीदवार उनके बगल में बैठी थी, और जब शपथ ली जा रही थी महबूबा के साथ, 2 झंडे थे वहां के, 2 विधान थे वहां के। और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वो तो आपने चरित्र दिखाया ना। बताइए, कांग्रेस का बताइए, आप अपना चरित्र बताइए। और भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र बताइए ना। पार्टी आतंकवादी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के साथ है, आतंकवादी मरते हैं, इनके नेता आते हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी सेकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत की जब बात आती है और जब 370 की बात आती है तो दोनों की सीमाओं पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। ये क्यों लगता है? आसान है समझना। उम्मीद करते हैं कि जब वोटर जाएगा मतदान केंद्र तक तो इस बात को भी जहन में रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। जय